हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है तरुण योगी नर्सिंग क्लासेस में। तो एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। तो हम कल पढ़ चुके थे, एक बीमारी हमने पढ़ी थी कल, आपको याद हो, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, उसके अंदर एक खास डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन जो टेस्ट किया जाता है, जो मैंने कल आपको नहीं बताया था, वो था वाटर वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है डायबिटीज इंसिपिडस या डीआई के अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें आप 8 से 10 घंटे तक उसको बिना पानी के रखते हैं, पानी नहीं देते हैं, फिर देखते हैं कि वो फिर भी बार बार यूरिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो फिर भी यूरिनेट करता है तो तो उसको एडीएच हार्मोन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये था वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, जो किसमें किया जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, और वो रहेगा हमारा टॉपिक थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट हम इसकी बात करेंगे लोकेशन की। लोकेशन, ये कहाँ पाई जाती है? तो लोकेशन की बात करें, ये पाई जाती है रूट ऑफ नेक, यानी जहाँ गर्दन की रूट होती है वहाँ ये पाई जाती है। और पर्टिकुलर बात करें तो टी से आप याद रखना, तो टी से आप याद रखना T1, T1। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक पाई जाएगी? C5 से T1 तक ये पाई जाएगी। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा 5 से थोरेसिक वर्टिब्रा 1 तक जो थायराइड ग्लैंड है ये पाई जाएगी। बात करते हैं इसकी वेट की। वेट, वजन इसमें कितना होता है? तो इसके अंदर वजन होता है 20 से 40 ग्राम। 20 से 40 ग्राम की ये एक ग्रंथि होती है, जो कि सबसे भारी, सबसे भारी हैवी, सबसे भारी हैवी ग्लैंड होती है। और हैवी ग्लैंड इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में, वैसे तो आपका लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है, बट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो थायराइड जो ग्लैंड होती है वो सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है। सबसे छोटी, सबसे छोटी वो होगी आपकी पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड होती है। ये दो क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं। अब देखते हैं इसका ओरिजिनेशन, थायराइड ग्लैंड कैसे बनती है। थायराइड ग्लैंड फर्स्ट डेवलप ग्लैंड होती है, फर्स्ट डेवलप ग्लैंड इन फीटस। जो फीटस होता है, भ्रूण होता है, उसके अंदर सबसे पहली बनने वाली ग्लैंड होती है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि ये एंडोडर्म लेयर से बनती है। जो फीटस की एंडोडर्म लेयर होती है, उससे जो थायराइड ग्लैंड है उसका निर्माण होता है। ठीक है, फीटस टाइम में एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म 3 लेयर होती है, तो उसमें एंडोडर्म जो लेयर होती है उससे थायराइड ग्लैंड का निर्माण होता है। अब देखते हैं इसका साइज। साइज, इसके साइज की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, ये होती है इसकी 5 गुणा 3 गुणा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी इसकी लंबाई, इतनी इसकी चौड़ाई और इतनी इसकी मोटाई होती है। अब देखते हैं
इसकी शेप कैसी होती है, शेप। तो जो थायराइड ग्लैंड है इसकी शेप बटरफ्लाई शेप होती है, बटरफ्लाई शेप होती है या फिर शील्ड शेप होती है। ठीक है, इसलिए आपने देखी होगी जो ऐसे तितली होती है उस शेप की, या फिर ऐसे जो योद्धा होते हैं वो शील्ड पकड़ के भी रहते हैं तो उसके शेप की ये एक ग्लैंड होती है। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे इसकी एनाटॉमी। अब हम थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपकी होगी राइट थायराइड लोब, ये होगी आपकी लेफ्ट थायराइड लोब। ठीक है, ये दायां भाग, ये बायां भाग। ठीक है, ये लड़का, ये लड़की, दायां बायां, इनको बीच में जोड़ने वाली संरचना संरचना वो कहलाएगी इस्थमस, वो कहलाएगी इस्थमस। ठीक है, अब जो राइट एंड लेफ्ट जो थायराइड लोब होती है इनके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं। इन फॉलिकल्स के अंदर फॉलिकुलर सेल पाई जाती है, इनके अंदर फॉलिकुलर सेल पाई जाती है। इन फॉलिकल्स के अंदर फॉलिकुलर सेल पाई जाती है और इन फॉलिकल में एक फ्लूइड भी भरा रहता है। ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड भी भरा रहता है। और इसी के आसपास छोटी छोटी सी सेल सी सेल और भी पाई जाती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर समझ में आ रही है, इसकी हिस्टोलॉजी समझ में आ रही है। तो इसे हम बोलेंगे फोलिकल, फोलिकल। इसके अंदर जो सेल पाई जाती है उसे हम बोलेंगे फोलिकुलर सेल, फोलिकुलर सेल। ठीक है, इस फोलिकुलर सेल के अंदर यहाँ पे ये पाया जाता है फोलिकुलर स्पेस, फोलिकुलर स्पेस। और इस फोलिकुलर स्पेस में ये रेड रेड ये फ्लूइड भरा है, इसे बोलेंगे फोलिकुलर, फोलिकुलर फ्लूइड। ठीक है, और ये छोटी छोटी सेल जो पास में पाई जाती है इसको बोलेंगे पैरा फोलिकुलर सेल, इसी को बोलेंगे सी सेल। ठीक है, तो ऐसी हिस्टोलॉजी होती है थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, पहला हमने देखा राइट थायराइड ग्लैंड। ठीक है, राइट थायराइड लोब है और लेफ्ट थायराइड लोब है। इसी के साथ में हमने देखा फोलिकल, फोलिकल के अंदर भरा रहता है फोलिकल फ्लूइड और फोलिकल सेल। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ये फोलिकुलर सेल है, जो ये फोलिकुलर सेल है ये बनाने का काम करेगी T3 एंड T4 हार्मोन। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि T3 एंड T4 हार्मोन का निर्माण कौन करता है, तो वो आएगा आंसर फोलिकुलर सेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन का निर्माण कौन करता है? तो उसका आंसर जाएगा फॉलिकुलर फ्लूइड। ठीक है, और इसका निर्माण कौन करेगी? फॉलिकुलर सेल ही करेगी, लेकिन फॉलिकुलर फ्लूइड, उसके उस फ्लूइड के अंदर जो पाए जाने वाला पदार्थ है वो पदार्थ होगा थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, ऐसे ही पैराफेल जो फॉलिकुलर सेल है ये बनाएगी आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनेगा कि कैल्सिटोनिन हार्मोन का निर्माण कौन सी सेल करती है? तो वो करती है पैरा फॉलिकुलर सेल। इतना क्लियर है? थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में बताने की कोशिश करूंगा। और मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है तरुण योगी नर्सिंग क्लासेस के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपके डाउट सोल्व कर दूंगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर समझ में आई। अब आगे हम देखते हैं कि थायराइड हार्मोन का निर्माण कैसे होता है। थायराइड हार्मोन का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, उससे पहले आप एक बार ये देख लें कि थायराइड हार्मोन होते कौन से। एक होता है T3 जिसे बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, एक होता है T4 जिसे हम बोलते हैं टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक है, ये दो हार्मोन होते हैं T3 एंड T4। ठीक है, और T4 को ही थायरोक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है। जो T4 है, जो T4 है ये लगभग भी तो 90% मात्रा में पाया जाता है, और जो T3 है ये मात्र 10% पाया जाता है। ठीक है, यानी कि T3 10% पाया जाएगा, सबसे कम पाया जाएगा, और T4 ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका जस्ट उल्टा सीन ये होता है कि जो T4 होता है ये कम एक्टिव होता है, और जो T3 है ये हाईली एक्टिव होता है। यही काम करता है, एक्टिव फॉर्म इसकी T3 होती है। ठीक है, तो यानी कि बॉडी के अंदर होता क्या है, T4 हार्मोन को T4 हार्मोन को T3 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये काम, ये बेलखने काम या फिर लखन वाले काम ये कौन करती है? ये करती है थायराइड ग्लैंड, लीवर एंड किडनी। ये T3 में कन्वर्ट करने का काम कर देती है एक्टिव फॉर्म में या हाईली एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है, अगर इन तीनों में से किसी की भी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, तो तीनों ही कंडीशन के अंदर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि ये प्रक्रिया हो नहीं पाएगी, T4 T3 में कन्वर्ट हो नहीं पाएगा, और ये पड़ा पड़ा जब कुछ काम का है ही नहीं तो फिर क्या फायदा। अगर आपके घर में एक मोटा ताजा इंसान पड़ा है तो वो कुछ काम धंधा ही नहीं करता है, तो उसके होने या ना होने का क्या फायदा। सिर्फ वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है, बाकी उसका फैमिली में कोई रोल नहीं होता। तो सेम बॉडी के अंदर T4 हार्मोन का इतना काम नहीं होता जब तक ये T3 यानी कि इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। T4 हार्मोन का लेवल 5 से 12 माइक्रोग्राम पर डीएल होता। ठीक है, और जो T3 हार्मोन है ये होता है 80 से 230 नैनोग्राम पर डीएल। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि T3 एंड T4 का लेवल बताइए। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि थायराइड
प्रोफाइल जिसके अंदर TSH, T3 एंड T4 देखा जाता है, ठीक है, इसका सैंपल किस वोयल में लिया जाता है? ठीक है, ये लिया जाता है येलो वोयल के अंदर, ठीक है, येलो वॉयल के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बेस्ट टाइम क्या है सैंपल लेने का, तो बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो TSH है उसका लेवल हाई होता है, और उसका लेवल हाई होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा T3 एंड T4 बनाने में मदद करेगा। तो इतना आपको क्लियर है T3 एंड T4 के बारे में। अब हम पढ़ते हैं T3 एंड T4 बनता कैसे है। T3 एंड T4 बनता कैसे है? इसका निर्माण 5 भागों में होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, ठीक है। सबसे पहला भाग, सबसे पहले क्या होगा, डाइट। डाइट से हम लेंगे आयोडाइड, ठीक है, क्योंकि आयोडीन हमें नहीं मिलता डाइट से, आयोडाइड मिलता है। या आयोडाइड क्या करेगा, ये फोलिकुलर सेल के पास चला जाएगा, फोलिकुलर सेल के पास जाके बनाएगा थायरो ग्लोब्यूलिन, ठीक है, थायरोग्लोबुलिन बनाएगा। ये थायरोग्लोबुलिन आगे चल के टूटेगा और ये बनाएगा टायरोसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। यहाँ से ये अपने काम का है, यहाँ से ये अपने काम का है, इसे याद रखना, टायरोसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। अब आयोडाइड हमने डाइट से लिया, इसको इसको एक्टिव होने के लिए ऑक्सीडेशन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि पेरोक्सीडेज, जो कि पेरोक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा, पेरोक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा और क्या बना लेगा, आयोडीन, ठीक है। अब इसने बना लिया आयोडीन, ये आयोडीन क्या करेगा, ये जाके जुड़ेगा टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ, ठीक है, टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ आयोडीन जुड़ेगा, और किसकी उपस्थिति में, आयोडेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। और ये इसको कन्वर्ट कर देगा मोनो आयोडाइड के अंदर, ठीक है, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया मोनो आयोडाइड के अंदर। अब इस मोनो आयोडाइड के साथ वापिस से आयोडीन आके जुड़ेगा, वापिस से आके आयोडीन जुड़ेगा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, और ये बना लेगा डाई आयोडो थायरोनिन, ठीक है, ये बना लेगा डाई आयोडो थायरोनिन। अब इस डाई आयोडो थायरोनिन के साथ में, इसके साथ में, ठीक है, अगर मोनो आयोडो थायरोनिन जुड़ेगा तो डाई प्लस मोनो ये मिलके बना लेगा ट्राई आयोडो थायरोनिन, और इसी को आप बोलोगे T3 हार्मोन। सेम डाई आयोडो थायरोनिन हार्मोन, डाई आयोडो थायरोनिन हार्मोन एक और डाई आयोडो थायरोनिन हार्मोन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, सॉरी हार्मोन क्या मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, तो ये मिलके बना लेगा टेट्रा आयोडो थायरोनिन, और इसे ही हम बोलेंगे
T4 हार्मोन या थायरोक्सिन या थायरोक्सिन। ठीक है, तो ये स्टेप हमारी कंप्लीट हुई है 5 भागों में। ठीक है, पहला भाग थायरोग्लोबुलिन का निर्माण। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन का निर्माण। तो फर्स्ट स्टेप होगी हमारी फॉर्मेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन फ्रॉम फोलिकुलर सेल। ठीक है, तो पहली प्रोसेस में क्या हुआ, थायरोग्लोबुलिन का निर्माण हो गया। दूसरा क्या होगा, आयोडीन ट्रैपिंग। यहाँ बेचारा आयोडीन एंटर करके फंस चुका है थायरोग्लोबुलिन के साथ में और क्या बना रहा है, टायरोसिन अमाइनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, यहाँ आप देख सकते हैं कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट होगा यहाँ पे आयोडीनाइजेशन ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। आयोडीनाइजेशन ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। और लास्ट स्टेप में क्या हुआ, ये अपने कपल बनाने लग गए, ये अपने जोड़े बनाने लग गए कि तू मेरे जैसा है, आ जा, मैं तेरे साथ मिलके ये जोड़ा बनाऊंगा। और ये बोलेंगे तू मेरे से अलग है, तू आ जा, मैं तेरे साथ जोड़ा बनाऊंगा। तो ये मिलके क्या करने लग गए, जोड़े बनाने लग गए। तो लास्ट हो गया कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इतने तरीकों से 5 स्टेप में जाके आपके T3 एंड T4 हार्मोन का निर्माण होता है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आप क्लास को रिपीट करके देखोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आपके डाइट से आयोडाइड आ रहा है, वो फोलिकुलर सेल में जा रहा है, वहां से थायरोग्लोबुलिन बन रहा है, उसके बाद टायरोसिन अमाइनो एसिड का निर्माण हो रहा है थायरोग्लोबुलिन से। ये टायरोसिन अमाइनो एसिड जब आयोडीन के साथ में मिलता है तो ये बनाता है मोनो आयोडाइड, और मोनो आयोडाइड जब आयोडीन के साथ मिलता है तो ये बनाता है डाई आयोडोथायरोनिन, और जब डाई आयोडोथायरोनिन ये मिलता है आपके एको डाई आयोडोथायरोनिन के साथ में तो ये बना लेता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और जब डाई आयोडोथायरोनिन आपके मोनो आयोडोथायरोनिन के साथ जुड़ता है तो बना लेता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो इतना क्लियर है, समझ में आया? थोड़ा मुश्किल है लेकिन शांत मन से और शांत दिमाग से आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन के फंक्शन, कि थायराइड हार्मोन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्लैंड एक ही बात है। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन होंगे। पहला फंक्शन होगा कि ये कि ये थायराइड हार्मोन ये क्या है, ये कैटाबोलिक हार्मोन, कैटाबोलिक हार्मोन है। कैटाबोलिक वो हार्मोन होते हैं जो तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, एनाबोलिक हार्मोन वो होते हैं जो कि किसी को जोड़ने का काम करते हैं। तो कैटाबोलिक हार्मोन है तो ये क्या करेगा, ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोरेज है, ठीक है, ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में तोड़ेगा, ग्लूकोज में। ठीक है, और इसको सेल के पास भेज देगा और वहां होगा सेल के पास में इसका मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म जहां होता है वहां होगी एटीपी जनरेट। ठीक है, तो पहला ये कैटाबोलिक हार्मोन होता है
और ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है, और ये ग्लाइकोजन सेल के पास चला जाता है और ये सेल वहां पे मेटाबॉलिज्म करती है और एटीपी जनरेट होती है। और जहां एटीपी जनरेट होती है वहां ऊर्जा और ऊष्मा निकलती है, उसमें यानी हीट। ठीक है। सेकंड सेकंड फंक्शन इसका हुआ कि ये ग्लूकोज बना रहा है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। थर्ड कि ये मेटाबॉलिज्म करवाता है, तो ये एटीपी जनरेट करता है, और जहां एटीपी जनरेट होती है वहां बीएमआर बढ़ती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट, जहां एटीपी जनरेट होती है, जहां बीएमआर बढ़ती है, वहां बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन बॉडी टेम्परेचर को भी बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट, थायराइड हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है, और ये आयोडीन मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो यानी थायराइड हार्मोन आपकी मेंटल ग्रोथ भी करवाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी है, मेंटल ग्रोथ करवाएगा, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा नमक खाने से। ठीक है, नमक खाओगे, थायराइड हार्मोन अच्छा है, तो ज्यादा नमक भी मत खाना वरना बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल मात्रा में नमक लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर WHO के अनुसार अगर पानी के अंदर 15 ppm पार्ट पर मिलियन 15 ppm से कम, और वो भी किसके अंदर, वाटर के अंदर, और कौन, आयोडीन। ठीक है, अगर WHO कहता है अगर वाटर के अंदर आयोडीन की मात्रा 15 ppm से कम होती है तो वहां पे हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आयोडीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, रिक्वायर कितना होता है। आयोडीन रिक्वायर होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, रोजाना का 200 से 300 माइक्रोग्राम पर डीएल। ठीक है, इतना रिक्वायर होता है। और कोई पूछ ले आयोडीन का नॉर्मल लेवल, आयोडीन का नॉर्मल लेवल तो वो होता है 42 से 92 नैनोग्राम पर डीएल। ठीक है, ये कुछ रेंज है जो आपको याद रखनी है, जो आपके काम आ सकती है कि खाने में अपने को कितने आयोडीन की जरूरत पड़ती है, पानी में कितना आयोडीन होना चाहिए, ये क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं छठे नंबर का। छठे नंबर का फंक्शन होगा थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन ये स्केलेटल ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, स्केलेटल ग्रोथ करवाएगा, यानी कि आपका जो स्केलेटल सिस्टम है, जो अस्थियां हैं वो मजबूत होगी। ठीक है, और और अगर ये बीएमआर बढ़ा रहा है, अगर ये बीएमआर बढ़ा रहा है तो बीएमआर बढ़ते ही हार्ट रेट भी इंक्रीज हो, तो यानी कि हार्ट रेट भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, अगर बीएमआर बढ़ रही है तो ये पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बढ़ा देगी, और इसको बढ़ाने की वजह से डायरिया हो सकता है, यानी कि जिसको
जिसको थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम में ज्यादा होता है तो उसमें डायरिया देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट कि ये मिनरल्स के ऊपर क्या असर डालेगा, सॉरी मिनरल क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उन पे क्या असर डालेगा। ठीक है, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आपका फैट, जैसे कि आपका प्रोटीन। ठीक है, इनके ऊपर क्या असर डालेगा, तो कार्बोहाइड्रेट का ये करवाता है यूटिलाइजेशन, और इसकी यूटिलाइजेशन की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। फैट का करवाता है मोबिलाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, तो इसलिए वो इंसान पतला दिखाई देगा। और प्रोटीन का करवाता है सिंथेसिस, प्रोटीन का करवाता है सिंथेसिस, इसी की वजह से ये स्केलेटल ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो आपको थायराइड हार्मोन के फंक्शन समझ में आए, हमारी क्लास पसंद आ रही है आपको, तो अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना और लाइक करवा देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है, इसको खत्म होते ही फिर आपके थायराइड ग्लैंड खत्म है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा, पैरा फोलिकुलर सेल से, जो कि मैंने आपको डायग्राम में बताई थी। ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन हमेशा, कैल्सिटोनिन हार्मोन हमेशा ब्लड या सीरम फॉस्फेट लेवल के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये इसके रेस्पॉन्स में, ये फोस्फोड जो फोस्फेट होता है उसके रेस्पॉन्स में ये आता है। कैल्सिटोनिन अगर बढ़ेगा तो ये जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको कम कर देगा। ठीक है, उसके व्यक्त क्रमानुपाती होता है, अगर ये बढ़ता है तो ये कम हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन फर्स्ट, फर्स्ट आपके जीआईटी, जीआईटी ट्रैक्ट होता है उस पर क्या असर डालेगा। सेकंड, जो बोन है उसके क्या ऊपर, उसके ऊपर क्या असर डालेगा। और थर्ड, किडनी के ऊपर क्या असर डालेगा, या किडनी के साथ इसके क्या फंक्शन होते हैं। तो जीआईटी में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वहां से ये फोस्फेट, फोस्फेट का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। क्योंकि इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि कैल्सिटोनिन बढ़ा, और आपको पता है कैल्सिटोनिन बढ़ेगा तो फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। फास्फो जो फॉस्फेट है उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और प्यार करेगा तो प्यार करने वाले को हमेशा अपने पास चाहेगा तो उसको अपने पास बुलाएगा। और अगर कैल्सिटोनिन बढ़ता है तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ये करेगा आपका जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन कम कर देगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम कर देगा। दूसरा, बोन पे क्या असर डालेगा, ये ब्लड से कैल्शियम उठाएगा, उठाएगा और ले जाके बोन पर पटक देगा, बोन पर
पटक देगा। ठीक है, यानी कि इसने सीरम सीरम कैल्शियम किया कम, लेकिन उसको उठा के पटक दिया, बोन कैल्शियम बढ़ा दिया। इसी वजह से कैल्सिटोनिन को बोन बिल्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये बोन को बना रहा है। ठीक है, वैसे ये क्या करेगा, जो बोन फोस्फोरस है, बोन जो फोस्फोरस है उसको उठाएगा और लाके पटक देगा ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ब्लड फोस्फोरस ये हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो कुल मिला के जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वो बोन को बनाने का काम करता है, वहां पे जो कैल्शियम है उसको लेके जाएगा और वहां से फोरस वापस लेके आएगा, ब्लड के अंदर लेके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट किडनी में ये क्या करेगा, इसकी प्यारी चीज फोस्फोरस फोस्फोरस को रीअब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, प्यारी है, उसको रीअब्जॉर्ब करेगा और कैल्शियम है उसको एक्सक्रिएट कर देगा, बाहर निकाल देगा यूरिन के साथ। ठीक है, पेशाब के साथ उसको बोलेगा तू तो जा मेरी प्यारी चीज मेरे को दे दे। यहाँ पे जीआईटी में बोलेगा कैल्शियम तू तो जा मेरी प्यारी चीज दे दे। सेम ही अगर ये ब्लड पे काम करेगा तो ब्लड में क्या बोलेगा, कैल्शियम तू जा और मेरा प्यारा फोस्फोरस वापस दे दे। अगर कैल्सिटोनिन बोन पे काम करेगा तो बोन पे थोड़ा सा उल्टा काम करेगा, बोन पे ये जाके कैल्शियम को तो जमा करवाएगा और फोस्फोरस अपनी प्यारी चीज उसके पास से वापस लेके आ जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी आपको मेरी क्लास? आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना, अपने दोस्तों के साथ भी, आपके ग्रुप में भी रेफर करना और अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। आपके पास से मेरे 1K फॉलोअर्स हो चुके हैं, इंस्टाग्राम पे भी मेरे 10K फॉलोअर्स होने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है तरुण योगी 21 के नाम से। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखो और इसी के साथ आगे बढ़ते रहो, नॉर्थ साइड की तैयारी करते रहो, अगले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आप ही बनोगे। Thank you everyone. Thank you so much.